हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ के पदों की हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं इन पदों के संदर्भ के बारे में। तो दोस्तों, अगर इन पदों के संदर्भ की बात करें तो ये पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंडकाव्य पंचवटी से लिया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यही संदर्भ इन पूरे पदों में सर्वमान्य होगा। आइए बात करते हैं पहले पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर पहले पद में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए जानते हैं अब इन पदों के हिंदी भावार्थ के बारे में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चारु का अर्थ होता है वो होता है सुंदर। तो गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्र था चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। फिर आगे कहते हैं कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो दोस्तों, यहाँ पर अवनी का अर्थ होता है धरती और अंबर तल अर्थात आकाश। तो इस प्रकार फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। तो दोस्तों, यहाँ पर हरित का अर्थ होता है हरा, पुलक अर्थात होता है यहाँ पर आनंदमय या रोमांचित, तृण अर्थात घास। और इस तरह से फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि जो हरी तृणों की नोकों से, जो हरी हरी घास की नोकें हैं वो ऐसी लगती हैं कि मानो पुलक प्रकट करती है धरती, मानो जो है वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं। फिर आगे कहते हैं कि मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु अर्थात दोस्तों यहाँ पे होता है वृक्ष, और मंद पवन के झोंकों से, पवन अर्थात हवा, और झोंकों का झूम का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे झूमना। तो इस तरह से फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि वहाँ के जो सभी वृक्ष हैं वो मंद मंद वायु के झोंकों से, जब अर्थात वहाँ पर जो मंद मंद हवाएं चल रही हैं उनके झोंकों से वे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर गुप्त जी ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अगले पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर अगले पद में प्रसंग की बात करें तो इसमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। आइए अब जानते हैं इस पद के हिंदी भावार्थ के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। तो दोस्तों, यहाँ पर पर्ण कुटीर का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया। तो इस प्रकार यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में, पंचवटी की छाया में अर्थात पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर सुंदर पर्ण कुटीर बना, अर्थात एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। फिर आगे कहते हैं कि उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना।
तो दोस्तों यहाँ पे सम्मुख का अर्थ होता है सामने, स्वच्छ अर्थात साफ या निर्मल, शिला का अर्थ होता है यहाँ पर पत्थर, और निर्भीक मना का अर्थ होता है निर्भय मन वाला। तो इस प्रकार यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं कि उस कुटिया के सामने, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर धीर वीर निर्भीक मना, उस पत्थर के ऊपर धीर अर्थात धैर्यशाली और निर्भीक मना अर्थात निर्भय मन वाला वीर पुरुष जो है बैठा हुआ है। और फिर आगे कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। तो दोस्तों यहाँ पर भुवन भर का अर्थ होता है संपूर्ण संसार। तो दोस्तों इस प्रकार गुप्त जी फिर आगे कहते हैं कि सारा संसार सो रहा है जबकि भुवन भर सोता है, अर्थात सारा संसार सो रहा है, परंतु जाग रहा यह कौन धनुर्धर, परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। फिर आगे कहते हैं, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भोगी का अर्थ होता है वो होता है भोग करने वाला या राजा, और कुसुमा युद्ध का अर्थ होता है यहाँ पर कामदेव। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, यह वीर पुरुष ऐसा दिखाई पड़ता है जैसा भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। तो दोस्तों इस प्रकार गुप्त जी ने यहाँ पर प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया है। आइए अब जानते हैं इन पदों के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर पहले पद में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, चांदनी रात का बड़ा सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार है। रस की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार रस है और गुण माधुर्य है। जबकि वहीं दूसरे पद में अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भी भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा यहाँ पर गुण प्रसाद है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।